नमस्कार। आपने बच्चों के लिए अर्थशास्त्र सीरीज तो देखी ही होगी, अगर नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं एक चिट्ठी की, जो कि रंगनायक अम्मा जी ने लिखी है। अरे वही रंगनायक अम्मा जी जिन्होंने बच्चों के लिए अर्थशास्त्र किताब लिखी है। तो आइए पढ़ते हैं उस चिट्ठी को। आपके नाम में अगर जाति का कोई भी सूचक आता हो तो सोचिए ऐसा तागा होना कितना गलत है। इस बुरी परिपाटी के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। अपना नाम आपको अपने बड़ों ने दिया है, लेकिन अपने आप सोचना शुरू करने के बाद भी अगर आप इस गलत प्रथा को छूट देते हो तो आप भी इस जिम्मेदारी के भागी हो जाते हैं। सोचिए यह ऐलान करना कितना नाजायज़ और समानता के विरुद्ध है कि मैं इस ऊंची जाति का हूँ। महसूस कीजिए कि न्याय का पक्ष लेना और एकता की तरफदारी करना कितना न्यायोचित है। इस पुस्तक को पढ़ने वालों में बहुत सारे बच्चे निम्न जातियों से आने वाले होंगे। निम्न जातियों के लोग आजकल अपने नाम में अपनी जाति का तागा जोड़े रखना आत्मसम्मान की बात समझते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि ऐसा करना कैसे अपनी ही पोल खोलता है। उनकी सोच यह है कि आरक्षण तभी जारी रह पाएगा जब निम्न जातियाँ मौजूद रहेंगी। वे ऐसी व्यवस्था लाने पर गौर नहीं करते जिसमें ना तो आरक्षण हो ना ही जाति भेद। महज इसलिए कि आरक्षण को बनाए रखने के लिए निम्न जातियों का होना जरूरी है, वे अपने नाम में जाति का तागा लगाए रखते हैं। मानो निम्न जाति का व्यक्ति बने रहना अच्छी बात हो। यह ठीक है कि आरक्षण की सुविधा लेना जरूरी है, मगर जाति का तागा ढोते रहना जाति उन्मूलन के विरुद्ध है। जब निम्न जाति के लोग अपनी अपनी जाति के साथ जुड़े रहने को तैयार हों तो ऊंची जाति के लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इस पर अधिक चर्चा की यहाँ ज़रूरत नहीं है। निम्न जाति के बच्चों को इस मुद्दे पर सोचना चाहिए। सारा समय आप अपनी कक्षा की ही किताबें पढ़ते हो तो ये अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं कि आपको हर समय अंक पाने और सबसे ऊपर रहने की ही लगी रहे। आपको पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि अपनी आजीविका कमाने के लिए ये ज़रूरी है, मगर आपको रोज़ अच्छा साहित्य भी पढ़ना चाहिए। बच्चे आज भी राजा और रानी के अफसाने पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही ज़मींदारों की ऐशो आराम वाली जीवन शैलियाँ और भगवानों, शैतानों, श्राप, वरदान और तमाम सारी दकियानूसी से भरी कृतियाँ। घर में आते जाते हमारे बड़े बुजुर्ग जिन किस्से कहानियों को रटाते रहते हैं, वे बच्चों को बचपन में ही बूढ़ा बना देती हैं। वे किस्सा गोही उतनी ही जानते हैं, पिछले दौरों के गुलामों के बारे में वे कुछ नहीं जानते। सिर्फ दकियानूस कहानियाँ ही उन्हें याद रहती हैं। उन्हें भी पढ़िए, मगर हर कदम पर सवाल करना सीखिए। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीखिए। मंदिर जाओ, नारियल फोड़ो, देवी देवताओं के सामने हाथ जोड़ो, माथा टेको तो तुम्हें ज़्यादा अंक मिल जाएंगे। बड़े बूढ़े यही कहते हैं। आप इस दिशा में मत बढ़िएगा। आपको पूछने चाहिए ढेरों सवाल। भगवान को नारियल की क्या ज़रूरत? वे उसे खाएंगे कैसे? पहली बात तो ये है कि क्या आपने भगवान को देखा है? किसी ने देखा है? आप हमें दिखा देंगे? बहुत सारे लोगों के पास तो रहने के लिए घर नहीं है, कोई आराम करने लायक जगह भी नहीं है हमारे पास। फिर पत्थर की मूर्तियों को किसी हवेली की क्या ज़रूरत? मंदिरों के लिए इतनी जगह क्यों छोड़ें? आपको अपने बड़ों से इन सवालों के उचित जवाब मिलने चाहिए, मगर उनसे कोई सही जवाब कभी नहीं मिल पाएगा। क्या मंदिर जाना समय की बर्बादी नहीं? बात इतनी ही नहीं, उस भगवान के लिए जिसके बारे में कोई कुछ जानता भी ना हो, लाखों एकड़ ज़मीन दान में दी जाती है और करोड़ों के मंदिर, जेवरात, रेशम के पहनावे आदि अर्पित किए जाते हैं। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है यह सब। इससे दरअसल बड़े बड़े व्यापार चलते हैं। यूँ बच्चे अज्ञानता का शिकार रहे तो क्या वे खुद का नुकसान नहीं करेंगे? उन नारियलों से अपने घर में बढ़िया बढ़िया चटनी बनाइए। जितना समय आप मंदिरों के चक्कर काटने में और पत्थर की मूर्तियाँ पूजने में खर्च करते हैं, उतना अपनी शिक्षा पर लगाएंगे तो आपकी बुद्धिमानी में खासा इजाफा हो पाएगा। जब भी आप कुछ पढ़ें तो यह जानने को तत्पर रहें कि जो लिखा है वह सही है या नहीं। लिखे हुए की बुनियाद पर तर्क से सवाल करें। तर्क का मतलब ये कि जब आप सवाल करेंगे तो आपको जवाब की भी तलाश करनी होगी। जब सही जवाब मिल जाएंगे तो सवाल अब नहीं रहेंगे, सवाल खत्म हो जाएंगे। सवाल किए बिना कुछ भी सीखा नहीं जाता। जानवर को सोचते नहीं हैं, इसलिए वे सवाल नहीं करते, लेकिन इंसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बड़ों से डरना नहीं चाहिए और जो कुछ भी वे कहें अंधभक्ति से विश्वास नहीं करना चाहिए।
क्या श्रम करना सभी इंसानों का दायित्व नहीं है? इसकी शुरुआत घर के कामकाज से होनी चाहिए। बच्चों को भी घर के काम करने चाहिए। बड़ों को मदद के लिए ही नहीं, यह समझकर कामों को करना चाहिए कि यह हमारी जिम्मेदारी है। मान लें कि आपने कोई चीज़ खरीदी हो, कलम, पेंसिल, कॉपी या कुछ और, तारीफ करते हुए कि कितनी सुंदर है ये चीज़। आपको ये भी सोचना चाहिए कि किन मजदूरों ने इसे बनाया होगा और किस तरह के श्रम से बनाया होगा। जब भी किसी चीज़ को देख रहे हों तो श्रम की याद आनी चाहिए। गांव में ताज़ी सब्जी पर नज़र पड़ते ही लोगों के मन में आता है, वाह क्या बात है, किस किसान ने इसे उगाया होगा। ऐसी ही कोई और वस्तु दिख जाए तो जिन्होंने इसे बनाया हो उनका श्रम याद करना चाहिए। छुट्टियों के दौरान बच्चे कहीं कहीं घूमने जाते हैं। घूमने के दौरान वे क्या क्या देखते हैं? किलों और मंदिरों को देखने चले जाते हैं। इनका निर्माण कराने वाले राजा को याद करते हैं। फिर वे चले जाते हैं फिल्म देखने, चिड़ियाघर या अजायब घर। लेकिन जहाँ कुछ उत्पाद बनते हों ऐसा एक भी कारखाना नहीं देखते हैं। अब उसके बाद आप कुछ मिलों और कारखानों को देख आइए जहाँ मजदूर लोग मेहनत करते हों। कोई साबुन का कारखाना या तेल शोधन संयंत्र या बिस्कुट कारखाना। जितने देख सकते हैं उतने देख आइए। पता करिए कि हम जिन उत्पादों का प्रयोग करते हैं वे सब कैसे बनते हैं और कौन बनाता है। मजदूरों को देखते समय यह भी देखिए कि कारखाने का मालिक भी कार्यस्थल पर है या नहीं। कार्यस्थल पर होना का मतलब यह है कि मालिक मशीनों पर है या नहीं। समाज को समझने के लिए ढेरों सिद्धांत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाओ, मगर वे ये नहीं बताते कि भ्रष्टाचार आखिर होता क्यों है और इसका उन्मूलन कैसे किया जाएगा। दूसरे कुछ और हैं जो कहते हैं कि पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करना होगा, पर वे ये जानकारी नहीं देते कि पर्यावरण दूषित कैसे हुआ और इसकी शुद्धि कैसे बहाल की जाएगी। कुछ और लोग हैं जो कहते हैं कि इंसानियत को बढ़ावा देना होगा, पर हमें ये नहीं बताते कि इंसानियत को कौन बर्बाद कर रहा है और क्यों। ये सब असली मुद्दे जरूर हैं, मगर ऐसे मुद्दों पर बहस करने वाले लोग उनके पीछे के कारणों को देखने से इनकार करते हैं। अगर आप कारणों को तलाशेंगे तो श्रम के शोषण और पूंजीवादी व्यवस्था को पूरी तरह खारिज करने को बाध्य हो जाएंगे। नहीं, सुधारकों को ये पसंद नहीं, क्योंकि फिर उन्हें ये सब कुछ समझना पड़ जाता है। उनके सारे सिद्धांतों का मकसद ही ये होता है कि लोगों को मार्क्सवाद की ओर बढ़ने से रोकें। इसीलिए किसी को जो भी कहना हो हमें सुन लेना चाहिए, मगर देखना चाहिए कि वो सिद्धांत श्रम के शोषण के बारे में बात करता है या नहीं। किसी दर्शन को हमें उसी हद तक मानना चाहिए जिस हद तक वो न्याय संगत लगे। दर्शनों पर उतना ही गौर करना चाहिए। जिस समाज में हम जी रहे हैं उसमें बहुत सारी बुरी चीज़ें हैं। स्थितियां ऐसी हैं कि करोड़ों लोगों की थाली पर पर्याप्त भोजन नहीं है और ना ही सिर पर कोई आसरा। हर किसी तरीके से अपराध हो रहे हैं। हर दिशा में संघर्ष खड़े हो रहे हैं। हमें युद्धों की क्या ज़रूरत है? क्यों हर देश में लाखों लोगों को फौजी बनकर लड़ना और जंग में मारा जाना चाहिए? यह सब किस लिए हो रहा है? किस वर्ग के हितों के लिए हो रहा है? यह किस तरह का वर्ग है जो अपने फ़ायदों के लिए युद्ध पैदा करता है? कितनी सारी चीज़ें हैं जिन पर विचार करने और समझ बनाने की ज़रूरत है। आप किस तरह का समाज चाहते हैं? आप ऐसा समाज चाहते हैं या नहीं जो गरीबी, भिखमंगी, अपराध, झगड़ों और युद्धों से मुक्त हो? ऐसा आदर्श समाज? क्या अब आप समझ रहे हैं कि इंसानी रिश्तों और इंसानों के समाज की समझ बनाने के लिए अर्थशास्त्र कितना अहम है? अर्थशास्त्र का विज्ञान नहीं बल्कि चिकित्सा विज्ञान और वनस्पति शास्त्र का ज्ञान पाकर क्या कोई इंसान के संबंधों का स्वरूप समझ पाएगा? इस पुस्तक को फिर पढ़िए। जब आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो पूंजी का परिचय भी पढ़िए। उसके बाद चुनिए अपना रास्ता। आप नौकरी करने वालों में हो सकते हैं या नौकरी देने वालों में। आप युद्ध करने वालों में हो सकते हैं या युद्ध करवाने वालों में। बच्चे उसी वर्ग के होते हैं जो माता पिता का वर्ग हो। बच्चे अपने माँ बाप से शिक्षाएं खुद ब खुद ग्रहण करते हैं। फिर भी बच्चों की अपनी खुद की सूझबूझ होनी चाहिए। बच्चों, 3 चीज़ों के बारे में हमेशा सोचना: इंसाफ, इंसाफ और इंसाफ। उम्मीद करते हैं आपको ये चिट्ठी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलेगा। बाय बाय।